कुश कुमार पांडे, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी। शासन द्वारा जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है उसके माध्यम से वर्क फ्रॉम होम का कार्य करना है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हिंदी गद्य तथा पद्य का संक्षिप्त परिचय क्या होता है, कैसे होता है, जान लें। गद्य क्या है या गद्य किसे कहते हैं? गद्य क्या है या गद्य किसे कहते हैं? वह रचना जो छंद के बंधनों से मुक्त होती है। गद्य जो है वह रचना जो छंदों के बंधनों से मुक्त होती है। जो छंद के बंधनों से मुक्त होती है वो क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। जैसे कहानी हो गया, निबंध हो गया और उपन्यास हो गया। कहानी, निबंध और उपन्यास में छंद नहीं होता है। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हिंदी गद्य हो गया और हिंदी पद्य हो गया। पद्य को हम काव्य भी कह सकते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देख लीजिए, हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य, जिसको हम काव्य साहित्य भी कह सकते हैं। गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। गद्य होता है, गद्य के विषय जो है विचार प्रधान होता है, यानी कि गद्य का विषय जो है विचार करने योग्य होता है। और पद्य होता है, पद्य के विषय जो है भाव प्रधान होता है, जिसमें दुख का भाव होता है, सुख का भाव होता है। फिर गद्य का काल विभाजन। गद्य का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है, आइए देखते हैं। पूर्व भारतीय युग 13वीं सदी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक, और दूसरा है भारतीय युग सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है द्विवेदी युग सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग सन 1938 से 1947 ईस्वी तक। और लास्ट है स्वतंत्रोत्तर युग सन 1947 से अब तक। ये आपका हो गया हिंदी गद्य का काल विभाजन किस प्रकार किया गया है। अब हम जानते हैं कि हिंदी गद्य का शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग, ये दो जो है कि आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है कि शुक्ल युग क्या है और शुक्लोत्तर युग क्या है। आइए जानते हैं उसके बारे में। हिंदी गद्य साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के वजह से उसको शुक्ल युग का नाम दिया गया है। शुक्ल युग को हम छायावादी युग भी कह सकते हैं। छायावादी युग के जो विभिन्न विधाएं होती हैं, जो विभिन्न विधाओं के लेखक और जो उनकी कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है चिंतामणि लिखे हैं, ये निबंध है। गुलाब राय फलुआ क्लब, ये भी एक निबंध है। प्रेमचंद ने गबन लिखा है जो कि बहुत ही फेमस है। गबन हर लोग उपन्यास, चाहे वो टाइम व्यतीत करने के लिए पढ़ते हो या इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हो, वो उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री आत्मदाह लिखे हैं जो कि वो भी एक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद पुरस्कार लिखे हैं, वो एक कहानी है। कहानी हर लोग पढ़ना चाहते हैं। शुक्लोत्तर युग को हम छायावाद उत्तर युग भी कह सकते हैं, जिसका समय है 1938 से 1947 ईस्वी तक। इसमें भी विभिन्न तरह के विधाएं हैं और उनकी कृति है, जो कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कल्पलता लिखा है। निबंध है यशपाल झूठा सच, ये एक उपन्यास है। उपेंद्रनाथ अष्ट जय पराजय जो कि एक नाटक है। और राजेंद्र यादव प्रतीक्षा जो कि एक कहानी है। ये हमारा हो गया हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय। अब हम जो है गद्य के तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। मित्रता क्या है? मित्र शब्द तो हर बच्चे परिचित होंगे, हर लोग परिचित होंगे। मित्र शब्द होता क्या है, अब आइए जानते हैं चैप्टर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय देखते हैं, जो कि हम लोग के जो पहले अध्याय है मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में
बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। वो हम अपने जानने के लिए जन्म स्थान संक्षिप्त में लिख दिया है, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम चंद्रवरे शुक्ल था, जो कि कानून के पद पर आसीन थे। मृत्यु रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु जो है 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई। इनकी भाषा जो है खड़ी बोली है और ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। अब आइए हम लोग मित्रता पाठ का अध्ययन करेंगे। हम लोग जो है मित्रता को अध्ययन करेंगे। देखिए, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जैसे कि जो भी बच्चे हैं घर पे रहते हैं तो माँ बाप भाई बहन सब लोग रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो मित्र की आवश्यकता होती है। मित्र के बिना वहाँ के वातावरण को या वहाँ की परिस्थिति को हम भली भांति जान नहीं पाएंगे, इसलिए मित्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। अगर कोई युवा व्यक्ति या कोई लड़का या कोई भी व्यक्ति अगर जो एकांत में और निराला न रहे तो उसकी जो जान पहचान है वो धड़ाधड़ यानी तीव्र गति से बढ़ती जाती है। धड़ाधड़ शब्द का अर्थ होता है तीव्र गति से बढ़ना, और उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन मित्र ऐसे बनाने चाहिए जो सुख में तो सारे मित्र रहते हैं, लेकिन दुख में बहुत ही कम मित्र होते हैं। जो कि दुख में जो मित्र रहें वही सच्चा मित्र कहलाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। जब ज़्यादा तालमेल हो जाता है या जब ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो जाता है तो हमारी जो मिलने की जो शैली है, जो बात करने की शैली है, वो मित्र के रूप में बदल जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है और हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। जब हम कहीं नए जगह जाते हैं तो अपने संस्कार, अपने चरित्र को चरितार्थ करते हुए अच्छे मित्र की तलाश करनी चाहिए, जो कि हमारा वहाँ के वातावरण को समझने में, ढलने में हमारी मदद कर सके। जब हमारे भाव अपरिमार्जित उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। जैसे कि हम मान लें, जब कोई छोटा बच्चा रहता है वो अपरिमार्जित मतलब बिना कुछ सीखे हुए नादान रहता है, हम उसको जिस भी रूप में ढालें, चाहे उसको हम राक्षस बनाएं या देवता। इस कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे को जिस भी तरीके से ढाला जाए, यानी कि जिस तरह का ज्ञान दिया जाएगा बच्चा उसी रूप में ढलेगा। इसलिए मित्र को भी अच्छे व्यवहार का ज्ञान देना चाहिए या अच्छे व्यवहार के साथ मित्र का साथ देना चाहिए।
दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उससे पता युवक पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। अगर जो हम अपने विवेक से, अगर बुद्धि से यह काम लेते हैं तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। हंसमुख चेहरा, विश्वास कहाँ गया, तो उनके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उनके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उनमें सब बातें अच्छी, दो चार बातें किसी में देख कर लोग चटपट अपना बना लेते। हमें ये अक्सर लोगों में होता है कि जब कोई मित्र ज़्यादा बोलता हो या ज़्यादा मतलब जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो या अपने आप को स्मार्ट समझता हो तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो अधिक दृढ़ संकल्प, जिनकी सोचने की क्षमता हमसे ज़्यादा होती है, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमको अपने से कमज़ोर समझते हैं। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र का मिलना बहुत ही अच्छी बात है। वो एक औषधि के रूप में काम करती है, जिससे कि वो हमें उस वातावरण को समझने में, जानने में सहयोग करता है। तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। मित्र को जो बच्चे या जो भी लोग हैं वो मित्र जो है अच्छे से अच्छे मित्र बनाए, ताकि वो हमको हर अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कार्यों में मदद करने में सहायता प्रदान करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे। गुड नाइट।